नेपाल में करीब 2 साल से जारी सियासी मशक्कत का अंत हो गया है। बमुश्किल विश्वास मत का सामना करने को राजी हुए प्रधानमंत्री ओली को संसद में हार का मुंह देखना पड़ा है। अब उन्हें इस्तीफा देना होगा। उनकी अपनी ही पार्टी के नेता लंबे वक्त से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालांकि रविवार को एक बार यह लगा था कि ओली इस बार भी जोड़ तोड़ करके कुर्सी बचा लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। ओली को चीन के काफी करीब माना जाता है और उन्होंने कई मौकों पर भारत विरोधी बयान दिए थे। भारत भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। सोमवार को मतदान के दौरान कुल 232 सांसदों ने हिस्सा लिया। इनमें से 124 ने ओली के विरोध में, जबकि 93 ने उनके पक्ष में मतदान किया। 15 सांसद न्यूट्रल रहे। ओली को सरकार बचाने के लिए कुल 136 वोटों की जरूरत थी। नेपाल की संसद में कुल 271 सदस्य हैं। माधव नेपाल और झालानाथ खनाल ग्रुप वोटिंग में शामिल नहीं हुए। संसद की अगली बैठक में अब गुरुवार को ही होगी, तब आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। नेपाल के संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन अधिकारी ने कहा, विश्वास मत हारने के बाद ओली अब सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह गए हैं। उनके पास संवैधानिक शक्तियां नहीं रहीं। अच्छा होगा कि वे इस्तीफा दे दें। एक रास्ता यह है कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक वे कामकाज संभालें। अधिकारी के मुताबिक किसी भी पार्टी या गठबंधन के पास सरकार बनाने लायक सीटें नहीं हैं, सब बिखरे हुए हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 23 मई गुरुवार तक सरकार बनाने का दावा पेश करने को कहा है। अगर कोई पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने लायक सीटें नहीं जुटा पाता तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकती हैं जिसे 2 या उससे ज्यादा पार्टियों का समर्थन हासिल हो। इससे एक नया गठबंधन बन सकता है। हो सकता है 2 विरोधी पार्टियां ही साथ आ जाएं, लेकिन इतना तय है कि चुनाव कराने होंगे। ओली फरवरी 2018 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। तब से पहली बार वे 271 सीट वाली संसद में फ्लोर टेस्ट का सामना कर रहे थे। ओली को समर्थन दे रही अहम मधेशी पार्टी ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया था। तभी यह तय लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी। हालांकि 2 साल में ऐसे कई मौके आए, लेकिन वे हर बार सरकार और कुर्सी बचा ले गए। ओली की अपनी पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मोल भाव की तमाम बैठकों के बाद रविवार शाम उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इस पार्टी के वफादार नेता और कार्यकर्ता पार्टी और कम्युनिस्ट आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। ओली की पार्टी सीपीएन के पास निचले सदन में 121 सीट हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के पास 63 और प्रचंड के नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी के पास 49 और जनता समाजवादी पार्टी के पास 32 यानी कि 32 सीटें हैं। अन्य पार्टियों के पास 2 सांसद हैं। नेपाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के 2-2 सांसद निलंबित हैं। ओली अल्पमत की सरकार बनाकर चुनाव कराना चाहते थे। उन्होंने खुद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश की थी। ऐसे में कुछ विश्लेषकों का कहना है कि फ्लोर टेस्ट बुलाना उनकी नई चाल थी। वो अल्पमत सरकार बनाना चाहते थे और कोर्ट को दिखाना चाहते हैं कि उनका बहुमत खो गया है। इसके बाद वे सीधे चुनाव में जाना चाहते हैं। नेपाल की मौजूदा संसद का कार्यकाल 2022 में पूरा हो रहा है। मौजूदा राजनीतिक संकट में भारत का कोई रोल नहीं है, लेकिन जब से ओली प्रधानमंत्री बने तब से वह अक्सर अपने ऊपर आए संकट से ध्यान हटाने के लिए भारत विरोधी राजनीति का सहारा लेते आए हैं। ओली को जब पहली बार अल्पमत में आने पर इस्तीफा देना पड़ा, तब भी उन्होंने भारत पर आरोप लगाए थे। प्रचंड के साथ सरकार बनाने के बाद भी जब जब वो संकट में घिरे, उन्होंने कोई न कोई भारत विरोधी मुद्दा उछाला, चाहे नेपाल के नए नक्शे का मुद्दा हो या भारत नेपाल सीमा विवाद। इन सभी विवादों में चीनी राजदूत यांगी की भूमिका अहम मानी गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री के दफ्तर से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर तक उनकी सीधी पहुंच है। नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूर्णचंद्र थापा उनके यानी कि चीनी राजदूत के करीबी माने जाते हैं।